प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। थोड़ा इसमें कंटेंट आप लोग को नहीं मिल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंटेंट आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। प्री बोर्ड 2024 आरएम के कोड का सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इस पेपर का यदि आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। डियर, ये एक महामैराथन आप लोग के साथ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और याद रखिएगा, जो यूपी बोर्ड 2024 का बवाली सीरीज वो स्टार्ट हो चुका है और ये वीडियो भी आपका यूपी बोर्ड का बहुत ही जबरदस्त बवाल मचाने वाला है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर डियर, ये देख रहे हैं आप इस पेपर को, आरएम के सेट को, और इसका देखिए मैंने पूरा का पूरा जो इसका जो सेट है सॉल्यूशन के साथ पूरा बना रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जब हम लोग पेपर में बढ़ते हैं, यहाँ पर पहले तो आप लोग को मिल रहा है बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। देखिए यहाँ पर ध्यान से, आरएम के सेट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम विद्यालयों पर जो है वो आरएम के सेट ही दिया जा रहा है प्री बोर्ड का, और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में। देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोग का, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में, वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेपोलियन जो था वो 1815 में पराजित हुआ था। कब हुआ था? सन 1815 में। और बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति था ये। देखिए यहाँ से जो प्रश्न है, इस व्यक्ति से संबंधित प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है। देखिए सत्ता की साझेदारी के बारे में लोग बात करें तो श्रीलंका और बेल्जियम का नाम आता है मुख्य रूप से। पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम और यूगोस्लाविया। तो देखिए यहाँ पर जो बेल्जियम होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर क्यों हो रहा है, किस बेस पर हो रहा है, हम लोग आइए थोड़ा सा इसका व्याख्यान देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब बढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में, तो बेल्जियम को आप जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है ये, ठीक है ना। यूरोप महाद्वीप का ये एक छोटा सा देश है, और बेल्जियम जो है वो शब्द मुख्य रूप से जो था सत्ता की साझेदारी का, वो यहीं पर से हुआ है स्टार्ट। और ये एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत भी करता है। किस मायने में करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, इसकी व्याख्यान के बारे में हम लोग बात करें। देखिए यहाँ पर सत्ता क्या था, किसके बीच में मुख्य रूप से था, डच भाषी और फ्लेमिश समुदाय किससे संबंधित थे, और फ्रेंच भाषी जो थे वो वालोन समुदाय के संबंधित थे। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो 1% था वो जर्मन भाषी लोग थे। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर क्या था, डच भाषी जो थे वो फ्लेमिश समुदाय से बिलोंग करते थे, और फ्रेंच भाषी तो जो थे वो वालोन समुदाय से बिलोंग करते थे, और जर्मन भाषी जो थे वो 1% थे। तो इनके बीच में ये साझा हुआ, ठीक है ना। तो सत्ता की साझेदारी का जो साझा हुआ इन तीनों के मध्य हुआ। यह शक्ति साझाकरण मॉडल जो था, देश के भीतर अगर देखा जाए तो विविध भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को समायोजित करने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट हुई, और सत्ता की साझेदारी का जो उदय हुआ वो बेल्जियम में, यानी यूरोप महाद्वीप के बेल्जियम देश से प्रारंभ हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे। यहाँ पर सीरीज को अपने लेकर आप सभी लोगों के लिए है। देखिए तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, यहाँ पर जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एडिशंस। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी। माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने, और जनरल डायर ने। तो देखिए एडिशंस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जनरल डायर होगा। और इसके व्याख्यान को यदि आपको समझना है पूरा का पूरा, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन वाले पेज पर। देखिए पूरा फुल सोल्यूशन के साथ ये आप लोग का लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है। जलियांवाला बाग देखिए कांड में गोली किसने चलवाई थी, तो देखिए यहाँ पर जो नाम है आपका, क्या नाम है, जनरल डायर नाम है। और जनरल डायर का पूरा नाम याद रखिएगा, जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठीक है ना। याद रखिएगा ये पूरा नाम, भूलिएगा नहीं, जनरल रेजिनाल्ड डायर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है। और देखिए इन्होंने कब, इसने कब दिया हुआ था, देखिए 13 अप्रैल 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, और वो वैसाखी पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, ठीक है। लेकिन वहां पर जो जनरल डायर, जिसका नाम रेजिनाल्ड डायर था, उसने क्या किया, उस भीड़ पर निहत्थे नागरिकों पर भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही, आज भी अगर आप जाएंगे
अमृतसर में कभी घूमने तो जाइएगा, तो जलियांवाला बाग को जब आप देखेंगे तो पूरे के पूरे निशान जो है वैसे कुएं वाला निशान, वो गोलियों का निशान, आज तक खून के धब्बे जो है आज भी दिखते हैं। एक तरीके से वो अब चर्चा का भी विषय है, मतलब लोग जाते हैं वहां पर पर्यटन स्थल के रूप में जो लोग जाते हैं और वहां पर लोग अपनी सांस्कृतिक चीजों को भी याद रखते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था डिस्टेंस, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और किसने चलवाई थी गोलियां, जनरल रेजिनाल्ड डायर ने चलवाई थी। ठीक है डिस्टेंस, बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, आपका जो ये आरएम के सेट था डिस्टेंस, आरएम के सेट का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, जब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं देखिए, तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए ये प्रश्न जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये न्यू प्रश्न है अभी आप लोगों का और चर्चा में भी है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आपका इस तरीके से है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ये देखा जाए डिस्टेंस, तो ये मुख्य रूप से जो है वो अमेरिका में स्थित है। कौन, ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्था है वो कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में। यदि आपसे ये पूछा जाए यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, तो तीनों में से कोई भी रहे तो ये आप हमेशा ये समझिएगा, ठीक है, वो अमेरिका की बात हो रही है। देखिए ब्रेटन वुड्स नामक अगर संस्था के बारे में बात किया जाए तो ये अमेरिका में स्थित है। थोड़ा व्याख्यान देख लिया जाए इसका। देखिए ये 1944 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र जो था वो मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का स्थल बनाया गया था। ठीक है ना, जो मौद्रिक राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जो स्थल बनाया गया था 1944 में, जिसके कारण क्या किया गया है, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, जिसे हम लोग IMF के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। और विश्व बैंक का निर्माण हुआ। ठीक है ना, तो ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्था है वो कहाँ पर है, अमेरिका में स्थित है। और किस उद्देश्य से यहाँ पर ये शुरू किया गया था, इस संस्था को क्यों लाया गया था, देखिए इसका थोड़ा सा व्याख्यान जो है आप लोग के समक्ष बताना जरूरी था। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे, यहाँ पर जो है डिस्टेंस, ये यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए बहुत ही पॉपुलर ये क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी जो थे वो देखिए उन्होंने क्या किया हुआ था, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की उन्होंने रचना की हुई थी। ये भी बहुत ही आप लोगों का जो है चर्चित क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, छठवें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां जो होती हैं वो किसका प्रतीक थी, विद्रोह की, शांति की, अश्वेत की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को। ये काले दस्ताने की बात हो गई, और बंद मुठ्ठियां अक्सर जो होता है वो ब्लैक पावर आंदोलन से जुड़ा होता है। ठीक है ना, यानी जो आप देखेंगे विदेशों में जो होता है वो ब्लैक और व्हाइट, यानी कि जो नस्ल भेदी, यानी कि वो गोरे चेहरे के और यहाँ सांवले चेहरे के, तो ये लेकर जब बात होता है यहाँ पर विदेशों में इस चीज की लड़ाई ज्यादा है, तो ब्लैक पावर आंदोलन से कहा जाता है। ठीक है ना, काले दस्ताने और बंद मुट्ठियों को अगर लेकर कोई ऐसा करता है आंदोलन, तो उसे हम लोग ब्लैक पावर, यानी जो काले लोग हैं वो अपनी पावर को, अपनी क्षमता को वो लोग प्रकट करते हैं कि हम लोग भी क्या है, जबरदस्त है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लैक पावर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो दिया गया था वो क्या होगा, अश्वेत शक्ति का। ठीक है ना, तो काले दस्ताने और बधी हुई मुट्ठियां जो थी किसकी प्रतीक होती हैं, वो अश्वेत शक्ति को प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जब 7वें प्रश्न की ओर, तो देखिए संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किस प्रकार होता है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका जो दिया गया विकल्प क ख ग और घ जो है इस प्रकार से है। चलिए इसके व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं डिस्टेंस यहाँ पर आप लोगों के। देखिए संघीय अगर शासन प्रणाली में अगर देखा जाए तो शक्तियों का जो विभाजन होता है वो क्या होता है, केंद्रीय और राज्य इकाइयों के बीच होता है। ठीक है ना, किसके बीच होता है, केंद्रीय और राज्य इकाइयों के बीच होता है। भाई जाहिर सी बात है, संघ होता है, हम लोग जैसे बात करते हैं कि केंद्र शासित राज्य हो गया और राज्य स्तरीय बात हो गया, तो केंद्र और राज्यों का मिलके कार्य पूरा होता है ना, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, संघीय शासन प्रणाली कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो नहीं, संघीय शासन व्यवस्था में अगर देखा जाए तो क्या होता है, तो शक्तियों का जो विभाजन होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, शक्तियों का जो विभाजन होता है, जो बंटवारा होता है वो केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट, तो जो केंद्र होता है और राज्य जो होता है ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं
उसे ही हम लोग कहते हैं संघीय शासन प्रणाली, या जिसे हम लोग संघीय शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो ये भी अगर आपसे अगर एक नंबर में पूछा जाए डेफिनेशन कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोगों के देखिए 7वां प्रश्न था, 7वां का तो व्याख्यान हो गया है। अब 8वें प्रश्न की ओर। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पंचायती राज का सपना कब देखा गया, कब लाया गया? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो वास्तव में पहली बार जो भारत में था वो 1992 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन में जो है क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया कि भैया ठीक है, गांव का अगर मसला रहेगा तो उसके लिए ग्राम पंचायत बनेगी। ठीक है ना, पंच लोग रहेंगे, ग्राम पंचायत रहेगी, यानी ग्राम के जो मुखिया होंगे वो इन चीजों का लेके उस पर अपना डिस्कशन या अपना विचार वो प्रकट करेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो पहली बार शामिल किया गया था 1992 में किया गया था। ठीक है ना। और इसको शामिल करने के पीछे देखिए जो है ये सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है कभी कभी। तो ये सबसे पहले जो था उत्तर अगर भारत के देखा जाए तो राजस्थान राज्य से शुरू किया गया था। देखिए सामाजिक विभाजन का कारण क्या होता है? ठीक, धर्म हो गया, भाषा हो गया, क तथा ख दोनों हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से ए और बी जो होगा ऑप्शन दोनों ही होगा। देखिए धर्म के आधार पर भी जो सामाजिक विभाजन होता है और भाषा के आधार पर भी जो होता है वो सामाजिक विभाजन होता है। देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन दिया गया आप लोग का, धर्म और भाषा के आधार पर ए और बी दोनों हो जाएंगे, और उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ये ऑप्शन नहीं रहेगा आपका। देखिए सामाजिक विभाजन के कारण में अगर देखा जाए हम लोग अगर कारकों को माना जाए तो जिसमें देखिए मुख्य रूप से जो होता है वो धर्म की बात हो गई, भाषा की बात हो गई, जातीयता की बात हो गई, नस्ल की बात हो गई, आर्थिक असमानताओं के बेस पर भी देखिए होता है, और राजनीतिक विचारधाराएं भी शामिल होती हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, धार्मिक, भाषाई हो गई, जातिगत हो गई, नस्ल के आधार पर हो गया, आर्थिक समानता मिलती है लोगों के मध्य, आर्थिक असमानताएं लोगों के मध्य मिलती हैं, या फिर राजनीतिक विचारधाराएं लोगों की मिलती है। तो इस तरीके से भी क्या होता है, यहाँ पर सामाजिक विभाजन अपने तरीके से क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। जबकि देखा जाए धर्म और भाषा जो होता है, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो देखिए धर्म और भाषा जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारकों में रखा जाता है। ठीक है ना, धर्म और भाषा को ये, लेकिन देखिए एडिशंस यहाँ पर जो है जो होता है सामाजिक विभाजन में देखा जाए तो अन्य जो प्रभाव होते हैं वो मुख्य रूप से ऐसे ही हैं, वो अपना विशेष नहीं है, संयोजन से उत्पन्न होते हैं। वो देखा जाए तो संयोजन या जुड़ाव लगाव से ये चीजें आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो धर्म और भाषा जो होता है वो निश्चित कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन था वो विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरी डिटेल में पूरे सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहा है ये लेक्चर। और डिस्टेंस मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब 10th प्रश्न की ओर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, इक्वेशन जो मैंने आपको सॉल्यूशन ये करा रखा है, इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल सकता है। ये जो मैं पेपर आप लोग को दिखा रहा हूँ उस पेपर का सॉल्यूशन के साथ में जो डिस्कस कर रहा हूँ आपको, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं 950-690-285-7 नाम के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। तो चलिए व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां से भी आपको नंबर मिल जाएगा, उससे भी आप जो है वहां से भी नंबर लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्योंकि क्या होता है इसमें, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, क और ख दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए देवसंस जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था ये। लोकतंत्र की जब बात आती है तो हम लोग यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम जो होता है बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लेते हैं, वो है राष्ट्रपति अमेरिका के। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ।
अब्राहम लिंकन की जी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, जिन्होंने अपना एक लोकतंत्र पर एक महत्वपूर्ण अपना एक वाक्य दिया हुआ था, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपका दिया गया है, प्रश्न के आधार पर अगर देखा जाए तो भाई जाहिर सी बात है, नागरिकों के बीच समानता मिलती है यहाँ पर, और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो होगा, ए और बी दोनों, ये तो दोनों ही सही होगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्यान अगर देखा जाए तो देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अगर देखा जाए तो अन्य प्रणालियों की तुलना में बेहतर माना जाता है, ठीक है ना। वजह क्या है उसके पीछे, कि आप जानते हैं कि नागरिकों के बीच समानता और व्यक्ति की गरिमा दोनों को बढ़ावा देती है। देखिए कहने का मतलब कि एडिशंस किसमें जो होता है वो, चाहे किसी का भी वोट, चाहे अमीर का वोट हो चाहे गरीब का वोट हो, ठीक है ना, वो उनका काउंटिंग एक ही करना है। तो ये सबसे बड़ा नागरिक को ये बहुत बड़ा पावर दिया गया है, ठीक है ना। तो नागरिकों के बीच समानता और व्यक्ति की गरिमा दोनों को बढ़ावा देने का जो काम होता है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत ही पॉसिबल है, ठीक है। तो 10वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की डिस्कशन। देखिए ये जो प्रश्न है आप लोग का भूगोल से आ रहा है ना। आप लोग जानते हैं कि जो आप सोशल साइंस को पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान को, तो उसमें आपके चारों सेट को मिलाकर बनाया जाता है पूरे का पूरा पेपर। निम्न में से धात्विक खनिज क्या है, तांबा, अब्रक, हीरा, चूना पत्थर। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया आपका 11 प्रश्न में जब बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पर जो है जो तांबा होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तांबा क्या होता है, एक धातु तत्व है, धात्विक तत्व है, क्या कैसा तत्व है, धात्विक तत्व के बारे में बात होता है। अगर इसके उपयोग के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए आमतौर पर जो होता है वो, जो उद्योग होते हैं और बड़े बड़े जो कल कारखाने होते हैं वहां पर क्या होता है, औद्योगिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उपभोक्ता जो होते हैं, दुकानदार जो होते हैं या बड़े व्यक्ति जो होते हैं वो इसका अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कच्चे माल के रूप में जो होता है उनको तांबा की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा इसका थोड़ा सा व्याख्यान। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 12वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही है। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, तीनों में से कोई ना कोई पूछता जरूर है। खनन, विनिर्माण, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है इसमें डिस्कस। देखिए यहाँ पर जब चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर जो है आप लोगों का देखिए खनन जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खनन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो देखिए खनन वाला काम हो गया, जैसे कहीं पर आप खुदाई कर रहे हैं ना, जैसे कहा गया कि भैया इसके नीचे सोना मिलने वाला है, इसके नीचे कोयला मिलेगा, इसके नीचे खनिज तेल मिलेगा, तो उसका लोग खनन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। देखिए कृषि क्या होता है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र होता है। मछली पकड़ने का काम है, ये भी देखा जाए तो वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि उसके लिए किसी कच्चे माल की जरूरत नहीं पड़ती, यानी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट होता है। तो देखिए मछली पकड़ने का काम सीधा सीधा है। वानिकी, देखिए वानिकी मतलब जंगलों में जैसे काम होते हैं, तो वनों का काम जो होता है उन सभी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जो होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के कार्य होते हैं। कैसे कार्य होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में 13वें प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए थोड़ा सा भी यदि वीडियो कंटेंट जो है आप लोग को बेहतर लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दे। देखिए लाइक से कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ एक उससे इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी चीजें या मेरा टॉपिक जो है, जो आप सभी लोग के लिए परिश्रम हो रहा है, वो चीजें आपको पसंद आ रही है। तो इससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने में और अच्छा लगता है। और इससे याद रखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो कोई भी लेक्चर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यदि आपको लगता है तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए। और खास तौर पर इस लेक्चर को तो जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ है आपका, चाहे वो अति हो, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, चाहे पूरे बहुविकल्पी ही क्यों ना हो, तो पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोग का ये डिस्कस कर रहा हूँ। भारत में देखिए प्रश्न जो है भारत में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13वां। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
कब लागू किया गया? ठीक है, वर्ष 1982, वर्ष 1983, वर्ष 1984, वर्ष 1986। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है तो देखिए वर्ष 1986 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी भारत में अगर देखा जाए तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को जो था वो वर्ष 1986 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है ना, कब लागू किया गया था? वो किया गया था 1986 ईस्वी में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 14वां हम लोग का प्रश्न क्या है? 14वें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं तो यहाँ पर सामान्यतः किसी देश का विकास जो होता है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या ये सभी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि देश के विकास की बात हो रही है, तो किसी भी देश का विकास देखिए इन सभी कारकों पर निर्भर करेगा, यानी ये सभी जो कारक थे वो करेक्ट हो जाएंगे। नहीं, किसी देश का विकास जो होता है देखिए सभी कारकों पर निर्धारित होता है। नहीं, प्रति व्यक्ति आय भी उसके लिए मायने रखता है। भाई जाहिर सी बात है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आय बढ़ेगा तो वहां उस देश का जो है ऑटोमेटिक जीवन स्तर भी बदलेगा। औसत साक्षरता दर ये भी अगर इम्पोर्टेंट है भाई, अगर उस देश के लोग साक्षर होंगे तो हर चीजों पर, हर बातों पर उनमें अपनी एक समझ पैदा होगी। और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, देखिए जो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही हुई थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी बहुत मायने रखती है। तो ये सभी के सभी जो कारक हैं वो देश की समग्र विकास और कल्याण के लिए देखा जाए तो महत्वपूर्ण संकेतक का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो ये 14वां प्रश्न जो होगा ये सभी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ये सभी। तो ये सभी के सभी जो कारक हैं वो आपका क्या होगा? सीधा सीधा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन उपभोक्ता का अधिकार है? चुनने का अधिकार, उपभोग का अधिकार, बाजार में भागीदार का अधिकार, और उपभोग वस्तु अधिकार। ये हम लोग का प्रश्न है, कौन हो जाएगा? 15। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो चुनने का अधिकार। ठीक है ना, उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है? वो चुनने का अधिकार। नहीं, उपभोक्ता का देखा जाए तो बाजार में पेश किए गए उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला से चयन करने की क्षमता को संदर्भित करता है। कहने का मतलब क्या है? उपभोक्ता का ये अधिकार है, मतलब कि यदि वो मार्केट में निकले हुए हैं किसी भी चीजों की खरीद के लिए, तो एक दुकान पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो वो दूसरी दुकान जा सकते हैं, दूसरे पर ना समझ में आए तीसरे, तीसरे पर ना समझ में आए चौथे पर। तो कहने का मतलब क्या है उनको डिस्टेंस की उनको चुनाव करने का, यानी उनको चुनने का वो अपना स्वयं का अधिकार है, तो चुनने का उनको अधिकार दिया गया है। यानी उपभोक्ता में, उपभोक्ताओं को, कोई भी उपभोक्ता है तो बाजार में वो उत्पादों और सेवाओं को चुनने के लिए पूरी तरीके से क्या है? वो स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, तो 15वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोगों के 16वें प्रश्न की ओर। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। देखिए शिशु मृत्यु दर जो होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग? 100 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 1000 जीवित बच्चों पर, या फिर 500 जीवित बच्चों पर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है डिस्टेंस। और जब भी जानते हैं कि जब भी आप कि कभी भी कोई महत्वपूर्ण अगर रेशियो को जब हम लोग निकालते हैं तो वो जब भी कोई गणना होती है, देखिए किसी का भी अगर निकालते हैं रेशियो तो 1000, यानी जो शिशु मृत्यु दर निकालता है तो वो 1000 जीवित बच्चों पर, जीवित बच्चों पर निकालते हैं। यानी कि 1000 जीवित बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे थे जो कि मृत्यु हो गई उनकी, या जन्म लेते ही वो उनका मृत्यु हो गया। तो इन बच्चों का जो निकालते हैं हम लोग डाटा पूरा का पूरा, वो कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। और जन्म दर की बात करें तो जीवित जो बात होती है पूरा का पूरा उसी के बेस पर रेशियो बनाया जाता है पूरा का पूरा ना। ये आपका 16वां प्रश्न हो जाएगा। बढ़ते हम लोग आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1995 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 2001 में। देखिए दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जो था ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन, देखिए इसको विश्व व्यापार संगठन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WTO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WTO।
ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं हम लोग, विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में याद रखिएगा। देखिए 1995 में स्थापना हुआ था। कहाँ पर हुआ था डिस्टेंस? 1995 में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18वां आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न क्या था? 18वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं। 18वां यहाँ पर प्रश्न दिया गया था, एक मार्क किस वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा है? 18वां है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अगर मुख्य रूप से हम लोग बात करें तो खाद्य वस्तुओं को मुख्य रूप से इसमें देखिए शामिल करते हैं हम लोग। यानी एक मार्क क्या होता है? वो एक प्रमाणक चिन्ह होता है, सर्टिफाई साइन लगाया जाता है, जिसका उपयोग भारत में क्या होता है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी कृषि उत्पाद जो है वो अपनी गुणवत्ता पर कितना खरा है, इसकी चेकिंग जो होती है वो एक मार्क के द्वारा ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, वो 18वें का विकल्प नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे और देखते हैं 19वें प्रश्न को। देखिए 19वां प्रश्न क्या है हम लोग का, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों हीराकुंड जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है बताइए? भुवनेश्वर। कहाँ पर है? भुवनेश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग 20वें प्रश्न की ओर, और ये हम लोग का लास्ट रहेगा बहुविकल्पी का। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे आप लोगों के अन्य प्रश्नों की, लिखित प्रश्नों की ओर। ठीक है ना। बहुविकल्पी में 20 प्रश्न जो है आप लोग को ये OMR पर करने होते हैं। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कौन सा प्रश्न हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 20। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है चाय की खेती के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होती है। चाय की खेती के लिए अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी देखिए क्या होता है, अच्छी तरह से सूखा और उपजाऊ होता है। होता क्या है इसमें कि देखिए जो जलोढ़ मिट्टी होती है मुख्य रूप से होता क्या है, वो सूखा भी होता है और उपजाऊ भी होता है। तो इसे चाय उगाने के लिए एक बहुत ही आदर्श मिट्टी के रूप में मानते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसीलिए मुख्य रूप से जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो 20वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अब आप लोगों के प्रश्नों की श्रृंखला में, और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, किस तरीके से प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं। और देखिए एक चीज आप लोग और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आप पेपर देने बैठिएगा, आपका पेपर देखिए छूटता कैसे है। पेपर में आप लोग सभी लोग क्या होता है, जितने शब्दों के बारे में आपसे पूछा जाता है, जिन प्रश्नों के टॉपिक पर आपको ज्यादा आता है आप उस पर ज्यादा लिखने लगते हैं, तो लेकिन वो कम नंबर का था आपका। पता चला कि आपका 2 नंबर 3 नंबर का पूछा गया, लेकिन आपने लिख दिया मैटर 5-6 नंबर का, तो ये आपका गलत हो जाता है। देखिए उसमें बाकायदे लिखा हुआ बाकायदे कि इतने शब्दों में उत्तर आपको देना है। तो शब्दों का चयन जो है बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मन से लिखिए मनमानी मत लिखिए। मेरी बात याद रखिएगा कि मन से लिखिए मनमानी मत लिखिए। जबरदस्त तरीके से सॉलिड लिखिए और जो जितना पूछा जाए उतने ही का जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है 80 शब्दों में लिखना है उत्तर डिस्टेंस। पहला प्रश्न है आप लोग क्या, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अथवा जो ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। ये दोनों का दोनों एडिशंस, इन दोनों के बारे में देखिए व्याख्यान यहाँ पर दिया गया है। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्नों की श्रृंखला के पूरे सॉल्यूशन के बारे में। देखिए जो मैंने आप लोग के लिए उपलब्ध कराया हुआ है यहाँ पर एडिशंस, देखिए ये जो है वर्णनात्मक आप लोगों का जिसके उत्तर जो देना है लगभग कितने में, 80 शब्दों में। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो महामंदी के कारणों की समीक्षा करना है हम लोग को, कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो उसके बाद कौन सी समस्या देखने को मिली, या कोई भी जो युद्ध समाप्त होता है तो कितनी बड़ी महामंदी देखने को मिलती है। चलिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ चीजों के लिए हर एक राष्ट्र जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। चलिए महामंदी की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर विश्व युद्ध की बात की, प्रथम विश्व युद्ध की बात की, तो महामंदी देखिए कई कारकों के संयोजन का कारण होता है, जिनमें देखा जाए तो 1929 का स्टॉक मार्केट जो था वो क्रैश हो गया था। ठीक है ना, क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट जो था वो क्रैश हो गया। अति उत्पादन ना, अल्प उपभोग, भाई जाहिर सी बात है ज्यादा उत्पादन हो गया लेकिन उपभोग नहीं हो पाया। धन का असमान वितरण हो गया,
और बैंकिंग प्रणाली की विफलता भी शामिल हो गई। ठीक है ना दोस्तों, बैंकिंग प्रणाली की विफलता को आप सभी लोग लॉकडाउन में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, नोटबंदी के समय भी आप बैंकिंग प्रणाली व्यवस्था को अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए धन का असमान वितरण, ठीक है ना, तो ये सब जो कारक थे वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महामंदी के रूप में निकलकर सामने आए। इनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझने का अगर प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए शेयर बाजार में अगर देखा जाए तो गिरावट के कारण अगर देखा जाए तो विश्वास में कमी आई। भाई जाहिर सी बात है कि अगर अभी कह दिया जाए कि भैया सेंसेक्स इतना उछल गया या इतना नीचे चला गया, तो अचानक जब देखते हैं कि शेयर मार्केट जब डाउन होने लगता है तो लोग अपना पैसा अमाउंट उसमें से निकालने लगते हैं। तो लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा जो है, मेरा अमाउंट जो है वो डूब न जाए कहीं। तो शेयर बाजार में क्या होता है, गिरावट का कारण जो होता है विश्वास में कमी आती है, यानी कस्टमर जो होते हैं वो शेयर मार्केट की ओर फिर आगे नहीं जाते हैं। और उपभोक्ता का जो खर्च में भाई भारी गिरावट आ गई। भाई जाहिर सी बात है कि वो जब खर्च नहीं करेंगे तब भी दिक्कतें होंगी, नहीं जब वो पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उपभोक्ता खर्च अगर अपना कम कर देगा तब भी गिरावट आएगी मार्केट में। यानी कृषि और देखा जाए विनिर्माण रूप से, अगर नहीं कृषि और जो भी कार्य हो रहे निर्माण वाले, जैसे उद्योग में जिस भी प्रकार के उद्योग में अधिक उत्पादन कारण अगर देखा जाए तो वस्तुओं की अधिकता हो गई और कीमतें गिर गई। ठीक है ना, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, गेहूं चावल बहुत ज्यादा तैयार हो गया, ईटे ईटा बनाने वाला ईट मार बना रहा है, सीमेंट बनाने वाले मार सीमेंट बना रहे हैं, लेकिन पता चला कि वस्तुओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है, वस्तुओं की अधिकता हो गई लेकिन कीमतें गिर गई। जबकि कई उपभोक्ता जो है वो कम मजदूरी और उच्च स्तर के कर्ज के कारण इन वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ थे। भाई जाहिर सी बात है, कम मजदूरी और उच्च स्तर का कर्ज उनके ऊपर है तो फिर जाहिर सी बात है वो वस्तुओं को खरीदने में वो असमर्थता दिखाएंगे, वो उन वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। भाई पहली प्राथमिकता तो उनको भोजन है, तो उसके बाद जब वो पर्याप्त रहेगा उनके पास धन तब वो फिर बनाने बनाने के बारे में या अदर जो शौक रहेंगे उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चीजें का मतलब क्या होता है, वस्तुओं को खरीदने में वो असमर्थता उनकी दिखने दिखती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कीमतें गिरने के बावजूद भी जो होता है वस्तुओं की खरीद उतनी नहीं हो पाती है। धन की देखा जाए असमान वितरण का मतलब क्या होता है कि अमीर लोग जो होते हैं वो आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पर्याप्त जो होता है उपभोग नहीं कर सकते थे। देखिए यहाँ पर जो होता है, देखिए वितरण जो धन का असमान वितरण। अब देखिए वर्तमान की बात मैं करूँ, वर्तमान के बारे में बात करूं मैं अगर, देखिए मुकेश अंबानी की बात करें और अडानी की बात करें, देखिए अंबानी और अडानी यदि इन दोनों लोग को अगर निकाल दिया जाए तो देश का जो है वो 90 रुपया जो है इन्हीं लोगों के पास है। केवल दो व्यक्ति के पास जो देश का 90 रुपया है और 10 रुपए में पूरे भारत के नागरिकों के पास है। बताइए, सोच लीजिए कितना बड़ा ये डिफरेंस है। तो इसी के ही कहा जा रहा है कि धन का असमान वितरण। तो अमीर लोग जो है वो आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपभोग नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बैंकों की विफलता के कारण अगर देखा जाए तो बचत और निवेश का नुकसान हुआ। भाई जाहिर सी बात है कि बैंक विफल हुई तो कोई अब जमा करने के लिए नहीं जाते थे। भले ही भाई जमा करते थे बैंक में जब वो तो उनका बचत होता था और वो निवेश बैंक किसी और काम में वो निवेश करती थी। लेकिन अब यहाँ लोगों के अंदर जब डर पैदा हो गया बैंक की, बैंक भाई कहीं ऐसा ना हो कि बैंक के अंदर इकोनॉमिकली क्राइसिस आ जाए, तो जिसकी वजह से लोग नहीं जमा कर रहे हैं, तो बचत भी गया और इधर से आपका निवेश भी गया, जिससे आर्थिक मंदी का आना तो स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है ना, और बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो यही वजह था कि बड़े पैमाने को देखने को मिला था। चलिए, इसके अथवा में मैंने बताया था आप लोग को प्रश्न पहले कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या मतलब है, इसका उद्देश्य क्या था। डिक्लेरेशन से ये जो था और भी प्रश्न है। मैंने ये जो पेपर बनाया हुआ है पूरा मॉडल पेपर जो मैं जिसका डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इस पेपर में और वाले प्रश्नों का भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको अगर प्रश्न मिले भी तो आप बिल्कुल भी घबराए ना और पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से दे दें। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या मतलब था, इसका उद्देश्य क्या था, चलिए अब हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ब्रेटन वुड्स समझौता जो लाया गया था वो क्या था। देखिए यहाँ पर 1944 में तो पहले ये आया हुआ था। 1944 में स्थापित ब्रेटन वुड्स समझौता का उद्देश्य अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो था एक स्थिर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली बनाना था। ठीक है ना, IMF जो मैंने अभी बताया हुआ था एक छोटे जब ये बहुविकल्पी प्रश्न में आया हुआ था प्रश्न ये, तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को सही रूप से चलाने के लिए, मौद्रिक प्रणाली को
सही रूप से बनाने के लिए, सही रूप लाने के लिए, स्थिर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए ये लाया गया था वेटन वुड्स समझौता। इसने देखिए क्या इसमें हुआ क्या, इसने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और जरूरतमंद देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया। यानी एक ऐसा कोष बनाया गया जिसका नाम रखा गया IMF रखा गया, ठीक है ना, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। कि भैया जो भी राष्ट्र कमजोर रहेगा, जो भी राज्य जो होगा वो गरीब रहेगा, जिस भी राज्य को जरूरत होगी तो IMF उन्हें वो सपोर्ट जो देगा, ठीक है ना। और विश्व बैंक की भी स्थापना की गई, ठीक है ना। यानी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को सही रूप से चलाने के लिए IMF को लाया गया और साथ ही साथ विश्व बैंक को लाया गया। जैसे आप देखते हैं कोई बड़ा पुल बनता है, कोई बड़ा आप मॉडल बनता है, तो उसमें कहा जाता है कि भैया देश के यानी इस राज्य के जो है वो राज्य सरकार इतना पैसा दे रही है और इतना पैसा जो विश्व बैंक इससे मिला रही है, या इसमें ऐसे है तो इसमें IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी अपना इतना सहयोग दे रही है। तो कहने का मतलब उतना बड़ा वो प्रोजेक्ट होता है कि किसी एक राज्य के, राज्य सरकार के अधीन वो काम नहीं है, या किसी एक राष्ट्र के, देश के सरकार के जिम्मे भी वो काम नहीं है, तो उसमें विश्व बैंक अपना हस्तक्षेप अवश्य रूप से करती है, ठीक है। समझौते से देखिए, समझौते ने क्या किया, सोने के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर का मूल्य भी निर्धारित किया और प्रमुख जो था मुद्राओं के बीच जो था निश्चित विनिमय दरें स्थापित की। इसका उद्देश्य क्या हुआ, वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना था, वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना था और प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन को रोकना था, जिससे आर्थिक अस्थिरता हो सकती थी। ब्रेटन वुड्स समझौते ने युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी। देखिए ब्रेटन वुड्स जो समझौता था, ये ब्रेटन वुड्स समझौता बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। यदि इसका दृष्टिकोण देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इसका दृष्टिकोण था। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है आप लोग को जो स्क्रीन पर दिख रहा है इस समय, प्रश्न बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और हर बार का आने वाला प्रश्न है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर। यदि आप बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को तो छोड़ना आपको एकदम मना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा किस प्रकार से है। देखिए सत्ता की साझेदारी अगर देखा जाए तो वास्तव में देखा जाए तो लोकतंत्र का सार है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर पार्टियां ही न रहे तो कोई बात ही नहीं करेगा लोकतंत्र का। तो सत्ता की साझेदारी जो होता है वो वास्तव में जो है लोकतंत्र का सार है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति या समूह के पास पूर्ण शक्ति न हो। भाई जाहिर सी बात है किसी एक के पास शक्ति का न होना। सरकार की विभिन्न शाखाएं हो गई, जैसे कार्यकारी हो गए, विधायी और न्यायिक कर्मचारी हो गए, के बीच जो होता है वो अधिकारों का विवरण होता है, ठीक है। अधिकारों का क्या होता है, वितरित होता है उनके मध्य में। विधायी और न्यायिक जो कार्य होता है पूरा का पूरा अधिकारों का वो उन अधिकारियों के बीच में क्या होता है, वितरित कर दिया जाता है। साथ ही सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच अगर देखा जाए तो शक्ति साझा किया जाता है, ठीक है ना। लोकतंत्र नियंत्रण करता है इसका और संतुलन को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो ये सत्ता की वजह से ही संभव हो पाता है, यानी सत्ता की साझेदारी के द्वारा ही ये सभी चीजें जो होती है वो नियंत्रित हो पाती है। यह किसी एक इकाई को अगर देखा जाए तो अत्यधिक प्रभावशाली बनने से रोकता है और सभी नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करता है, ठीक है ना। सभी नागरिकों के अधिकारों की बात करता है और उनके हितों की रक्षा करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सत्ता की साझेदारी जो होती है वो देखा जाए तो समावेशित और प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करती है, ठीक है ना। तो सत्ता की साझेदारी जो होती है वो लोकतंत्र की आत्मा है। ये कहना थोड़ा सा भी हम लोग के लिए समझ लीजिए कठिन बात नहीं है, बहुत ही ये एकदम स्पष्ट है। इससे अगर देखा जाए तो विविध जो आवाजें और दृष्टिकोणों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अगर देखा जाए तो योगदान करने की अनुमति मिलती है। अंततः कहा जाए तो निष्पक्ष और न्याय संगत जो होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जो है वो मौलिक है, अनिवार्य है, इसका उपस्थिति, इसकी जरूरत बहुत ही ज्यादा है। चलिए ये प्रश्न था आप लोग का डिस्कशन, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग के सम्मुख हो गया, ठीक है ना। ये प्रश्न जो था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए इसके अथवा में देख लेते हैं प्रश्न कौन सा दिया गया। देखिए इसके अथवा में का भी प्रश्न है आप लोग के सम्मुख यहाँ पर दिया गया। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए
किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। भारतीय प्रश्न को ध्यान सुनिए, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। इस समय देखिए, जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अथवा में प्रश्न जो ये है आप लोग का, तो भारतीय लोकतंत्र की सफलता का देखा जाए तो कई आवश्यक शर्तें इस पर हैं, यानी कई आवश्यक शर्तों पर जो है वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्भर करती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए, इसमें जो होता है धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता के प्रति क्या होना, प्रतिबद्धता। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता के प्रति क्या करना, प्रतिबद्धता। सामाजिक सद्भाव और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर स्थिरता बनाए रखना चाह रहे हैं आप, तो ये सभी चीजें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरे अगर महत्वपूर्ण पहलू की हम लोग बात करें, देखिए इसमें तो कानून के शासन को बनाए रखने, देखिए भाई कानून से बढ़कर तो कोई नहीं है, ये तो जान ही रहे हैं आप सभी लोग। तो कानून के शासन को बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए अगर देखा जाए तो एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है आवश्यक है। ठीक है ना, तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी जरूरत है। और तीसरा देखा जाए इसमें महत्वपूर्ण पहलू क्या शामिल किया गया है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया। ठीक है ना, एक स्वतंत्र यानी फ्री रूप से वो एक चुनावी प्रक्रिया हो, सुनिश्चित करती है कि सरकार में लोगों की आवाज का सटीक प्रतिनिधित्व करे वो। ठीक है ना, और अंत में देखा जाए चौथी जो महत्वपूर्ण बात हो जाएगा, सरकार को जवाबदेह बनाए रखने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र प्रेस हो। देखिए चौथा महत्वपूर्ण, देखिए स्वतंत्र प्रेस, यानी प्रेस भी कितना महत्वपूर्ण है, यानी सक्रिय नागरिक भागीदारी भी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, हर एक नागरिकों का ये जिम्मेदारी है। और जिससे प्रेस वाले होते हैं, रिपोर्टर की बात हो गई ना, प्रेषक जो होते हैं, तो भारतीय सहित एक जीवंत और विविध नागरिक समाज जो है वो आवश्यक रूप से जरूरी है। ये स्थितियां अगर रहेंगी डिविशंस, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता और उसके निरंतर विकास के लिए इतनी चीजों का होना जाए देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी और पहलू है डिविशंस, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग को 4 पहलुओं पर बात करना था। तो ये इतना जो 4 पहलू मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। संसाधन से क्या तात्पर्य है, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए संसाधन वाला जो प्रश्न है ये आप लोग का अब आ गया भूगोल की ओर। ठीक है ना, तो कक्षा 10 के विद्यार्थी जो हैं इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चले डिस्कस। देखिए 42 मिनट का लेक्चर आप लोग का लगभग ये हो चुका है, और रात्रि के यहाँ पर इस समय 10:30 बज रहे हैं, लेकिन कंटेंट आप सभी लोग के लिए बन रहा है, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिएगा। संसाधन से क्या तात्पर्य है, संसाधन संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए संसाधन कोई भी भौतिक या प्राकृतिक पदार्थ के रूप में अगर देखा जाए तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए होता क्या है संसाधन के बारे में, जिसका उपयोग मानव जो होता है वो अपनी आवश्यकताओं और इच्छा को पूरा करने के लिए करता है। ठीक है ना, यानी कहा जाए रिलेशंस की वे भौतिक या प्राकृतिक पदार्थ जिसका कि मानव जो होता है वो उपयोग करता है अपनी आवश्यकताओं और इच्छा को पूरा करने के लिए। अब उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग बात करें तो देखिए जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, पौधे हो गए, जानवर, तो इन सभी का जो होता है ये सभी हमारे लिए संसाधन के रूप में है। ठीक है ना, और संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण है। देखिए संरक्षण भी इसका बहुत जरूरी है भाई। कहा था ना कि पेट्रोलियम, अगर आप फाटक पर है तो पेट्रोल की टंकी को बंद कर दीजिए। भाई पेट्रोल है, खनिज पदार्थ है, अगर पेट्रोल की मात्रा कम होगी, खत्म होगा भाई, जैसी बात यूज हो रहा है तो खत्म होगा ही। जब खत्म होगा तो नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो दिक्कतें होंगी। ठीक है ना, तो ये संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि ये जो आप भविष्य में इसका किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे, उनके लिए बचे। ठीक है ना, संसाधनों का संरक्षण करके, संसाधनों का संरक्षण करके हम जो होते हैं वो मुख्य रूप से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरणीय क्षरण को अगर देखा जाए तो कम कर सकते हैं इसके माध्यम से हम लोग। ठीक है ना, पर्यावरणीय जो क्षरण होता है इसके माध्यम से हम लोग जो होता है वो कम कर सकते हैं उसको, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को
कम कर सकते हैं। यह पृथ्वी पर देखा जाए तो डिस्टेंस जो है जीवन को बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी भलाई और विकास के लिए जो वो आवश्यक सामग्रियां हम तक पहुंची हैं, ये तो सौभाग्य हमारे लिए। और इसका संरक्षण भी हमें ही रखना होगा। जैसे कहा था है कि पानी की जरूरत हो, जरूरत के हिसाब से पानी गिराइए ना, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो कई ऐसी चीजें हैं तो हमारी पहुंच हो। नहीं, संरक्षण देखिए जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने में भी मदद करता है, जो जो क्या करता है, ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सभी चीज होते हैं वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि ये पूरे के पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, किसका संरक्षण करना, नहीं संसाधन का संरक्षण भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, इसके अथवा में जो प्रश्न आप लोग को दिया गया है वो है वाणिज्यिक कृषि क्या है, या वाणिज्यिक कृषि से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित बताइए। वाणिज्यिक कृषि से क्या तात्पर्य है, उदाहरण के द्वारा हम लोग को जो है इसका व्याख्यान देना है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सोल्यूशन देखते हैं। आइए चलिए यहाँ पर व्यवसायिक कृषि से अगर देखा जाए तो व्यवसायिक कृषि भी इसे हम लोग कहते हैं। देखिए वाणिज्यिक कृषि कहा जाए चाहे व्यवसायिक कृषि कहा जाए तो कंफ्यूजन ना रहे आपके अंदर। देखिए वाणिज्यिक कृषि का तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्तिगत उपभोग के बजाय जो होता है, यानी मतलब व्यक्ति पार्टिकुलरली जो होता है उसका उपभोग नहीं करता है, बल्कि उसे उस जो फसल होता है, जो चीजें तैयार होती हैं, तो बिक्री के लिए फसल को तैयार करता है। यानी बिक्री के लिए फसलों और पशुधन के बड़े पैमाने पर उत्पादन से है। यानी वो क्या करते हैं कि जो भी फसल तैयार होता है या जो भी पशु हो गया, जैसे मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, तो ये सभी कार्य जो होते हैं तो ये कृषि का ही भाग है और कृषि के ही एक सब काम है। ठीक है ना, तो फसल हो गया, पशुधन हो गया, तो ये सब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है इसका। ठीक है ना, तो कमर्शियल तौर पर होता है, नहीं बिक्री के लिए होता है कि उनसे डायरेक्ट आमदनी की भी जो बात होती है, जो डायरेक्ट आप उसको बेचकर पैसा पा सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि पैदावार और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए जो होता है वो उन्नत तकनीक का प्रयोग करते हैं हम लोग, मशीनरी का प्रयोग करते हैं और इनपुट का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, वाणिज्यिक कृषि के उदाहरणों में अगर देखा जाए दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका के महान मैदानों में जो है वो बड़े पैमाने पर गेहूं के खेत शामिल है, जहां खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां या निर्यात बाजारों को बिक्री के लिए कई फसलें उगाई जाती हैं। देखिए दोस्तों टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती, भाई जाहिर सी बात है कि लोग चीजें जो होती है वो कम जगह में कैसे पैदावारी को बढ़ाया जाए। एक अन्य उदाहरण अगर देखा जाए तो वाणिज्यिक कृषि के रूप में अगर देखा जाए तो वो मुर्गी पालन, जहां सुपरमार्केट और रेस्तरां में आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर मुर्गियों को उनके मांस और अंडे के लिए पाला जाता है। खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों की देखा जाए तो वैश्विक मांग को पूरा करने में जो है वाणिज्यिक कृषि जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाणिज्यिक कृषि जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों वाणिज्यिक कृषि जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है आपका पूछा जाना बोर्ड एग्जामिनेशन में स्वाभाविक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे, यहाँ पर प्रश्न में देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। आपका अगला प्रश्न कौन सा है, यदि आप लोग थक गए हैं तो वीडियो को आप रोक सकते हैं। और ये मेरा तो कंटेंट चल रहा है, क्योंकि मैं अभी बीच में कंटेंट को रोकूंगा तो मुझे एडिट करना बहुत सारे काम मेरे लिए बढ़ जाते हैं, जो बहुत ही टफ हो जाता है। तो मैं तो वीडियो को नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन यदि आप लोग रोकना चाहते हैं तो आप लोग 2 मिनट तक रेस्ट कर लीजिए और चाय नाश्ता पानी करके फिर से आइए। आप लोगों का जो 48 मिनट 55 सेकंड पर ये वीडियो को आप रोक सकते हैं। चलिए डिस्टेंस आप लोग आ गए होंगे और फ्रेश माइंड से फिर हम लोग एनर्जेटिक होकर करते हैं स्टार्ट, इस सेशन को आगे लेकर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का जो प्रश्न चल रहा था ये आपको आपका जो आरएमके सेट था उसका सोल्यूशन चल रहा है, ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्नों की हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालना क्यों जरूरी है। देखिए यदि आप दुकान अगर बाजारों में किसी भी चीजों का क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, आप विक्रय कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता के बारे में आपको जानना जरूरी है, ये आपका अधिकार है। ठीक है, या ऐसा नहीं कि आप केवल 10th के स्टूडेंट है तभी आपके लिए जरूरी है।
देखिए आज के बाजार जो है वो संचालित दुनिया में अगर देखा जाए तो उपभोक्ता जागरूकता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कब आपको क्यों बेवकूफ बना के लोग निकल जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। देखिए यह व्यक्तियों को देखा जाए तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के बारे में जो होता है वो सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है। अपने अधिकारों के बारे में बात किया जाए, संभावित जोखिमों के बारे में बात किया जाए, अधिकारों और क्या हो गया आपका संभावित जोखिमों के बारे में, और अपनी पसंद के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के बारे में जागरूक होकर जो होता है वो उपभोक्ता कंपनियों को जवाबदेह बना सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, लाया जा सकता है। यह जागरूकता जो होता है वो उपभोक्ताओं को घोटालों, झूठे विज्ञापन और कम गुणवत्ता वाले उत्पादों का शिकार होने से बचने में भी मदद करते हैं। देखिए जैसे कहा गया कि कोई घोटाला हो गया, झूठा विज्ञापन दिखाया गया कि भैया ऐसे कर लीजिए ये चीज हो जाएगा, और गुणवत्ता जितना बताया गया उस गुणवत्ता से कम गुणवत्ता, तो ये देखिए वो ये मिलेगा कैसे आपको इसका। तो भाई जागरूकता, जब आपका जागरूक रहेंगे उसके प्रति जो होता है, देखिए अंततः क्या होता है कि देखिए उपभोक्ता जागरूकता जो होता है एक अधिक नैतिक और टिकाऊ बाजार को बढ़ावा देती है, जहाँ कंपनियों की पारदर्शिता समझ में आता है, उनकी गुणवत्ता समझ में आता है, और सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। यानी कि केवल बिजनेस ही न रहे वो, बल्कि वो एक उनकी जिम्मेदारी भी हो उस कंपनी की, उस समाज के प्रति वो जिम्मेदारी के तौर पर अपने काम को अंजाम दे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए क्या होता है, डिसीजन की खरीदारी जो संबंधित निर्णय लेते समय व्यक्तियों को सूचित और सतर्क रहना आवश्यक होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जो होगा आप सजाकर अपना लिख दीजिए। ठीक है ना, तो आपको ये पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर डिस्टेंस कहता में देखिए कौन सा प्रश्न दिया गया है आप लोग का। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक में क्या अंतर होता है, इसका व्याख्यान हम लोग को करना है। डिस्टेंस देखिए जब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तो प्राथमिक क्षेत्रक, देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में अगर देखा जाए तो कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पकड़ना जैसे जो कच्चे माल का निष्कर्षण और उत्पादन जो होता है वो मुख्य रूप से इसमें शामिल होता है। देखा जाए तो यह उत्पादन का जो होता है वो प्रारंभिक चरण होता है। ठीक है ना, प्राकृतिक क्षेत्रक जो होता है वो उत्पादन का कैसा चरण होता है, प्रारंभिक चरण होता है। कैसा चरण होता है, प्रारंभिक चरण। और इसमें जो होता है वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल होता है। जबकि देखा जाए दूसरी अगर हम लोग देखें तो द्वितीयक जो क्षेत्र होता है, इन कच्चे माल का जो प्रसंस्करण और विनिर्माण करने करके, यानी कच्चे माल का खुद प्रयोग उपयोग किया जाता है इसमें। तैयार माल जो होता है किया जाता है, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण हो गया, कपड़ा निर्माण के बारे में बात हो गई, और ऑटोमोबाइल उत्पादन के बारे में बात हो गया। तो इन सभी को कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो जो भी द्वितीय क्षेत्रक में आप जाएंगे तो इनके उत्पादन के लिए आपको कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। और प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, वो खुद उसका प्रारंभिक चरण ही होता है कि वो मतलब तैयार करना या बनाना। ठीक है ना, कच्चे माल के रूप में वो नहीं होते हैं, वो बन ही रहे हैं अभी समझ लीजिए। यह क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का मूल्य जोड़ता है। ठीक है ना, यह क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का मूल्य जोड़ता है। संक्षेप में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कच्चे माल के निष्कर्षण से संबंधित है, जबकि द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो इन कच्चे माल के प्रसंस्करण और तैयार उत्पादों में विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण अंतर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में। ठीक है ना, और ये जो अंतर है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इन दोनों को जोड़कर भी और इन दोनों को अलग अलग तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके लिए आप एकदम तैयार रहिएगा। चलिए वर्णात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेसन 2 की ओर। देखिए इसका जो उत्तर देना है हम लोग को 150 शब्दों में देना है। ठीक है ना, कितने शब्दों में देना है, 150 शब्दों में। तो बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर इस सेशन को लेकर। और पांचवा देखिए इसी प्रकार का प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता से पहले प्रेस पर लगी पाबंदियों के बारे में बताइए। भारत में स्वतंत्रता से पहले प्रेस पर लगी पाबंदियों के बारे में बताइए। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग कि
देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पर प्रभाव को जो है शब्दों में समझाना है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लग रहा है नीचे ऊपर प्रश्न हो गया है हम लोग का। चलिए नीचे वाला प्रश्न का ही डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था को इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति किस प्रकार से प्रभावित की, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बिना अगर आपका पेपर बन जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो नहीं लगता कि क्लास 10th के बच्चों का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो है वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को शामिल न करके बना दिया जाए, पॉसिबल नहीं है। देखिए, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के दौरान अगर देखा जाए तो जो 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसमें देखा जाए तो ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की थी। क्या की थी? मजबूत उपस्थिति स्थापित की थी। ने क्या किया? इंग्लैंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के संसाधनों और कार्यबल का शोषण किया। देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के संसाधनों और कार्यबल का शोषण किया गया है। इसमें भारत का गैर औद्योगिकरण हुआ। ठीक है ना, क्योंकि कपड़ा और हस्तशिल्प जो था, जैसे पारंपरिक भारतीय उद्योग जो थे वो सस्ते ब्रिटिश निर्मित सामानों के आमद से कमजोर हो गए थे। भाई जाहिर सी बात है, कमजोर हो गए। नया दौर आप देखेंगे, दिलीप कुमार जी की मूवी जो है इसी चीजें पर थी। नहीं, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बेस पर ही बनाई गई थी नया दौर। ठीक है ना, दिलीप कुमार जी वाली मूवी, उसको देखिएगा कभी समय मिलेगा आपको तो। इसके परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो कई स्थानीय उद्योग जो थे वो ध्वस्त हो गए। ठीक है ना, और भारतीय कारीगर और श्रमिक जो थे वो दरिद्र हो गए। भाई जाहिर सी बात है कि उनकी चीजें जब होंगी मार्केट में नहीं जाएंगी, या मार्केट में जितना उन्होंने श्रम किया उससे सस्ते में उनसे अच्छी सामानें जो है मशीनें बना के दे रही हैं। भाई हाथ से बनाएगा इंसान और मशीन से बनाएंगे तो भाई जाहिर सी बात दोनों में तो अंतर होगा ही। तो भारतीय कारीगर और श्रमिक जो थे वो दरिद्र हो गए। इसके अलावा देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने देखा जाए तो अनुचित व्यापार प्रथाओं को ला दिया और उच्च टैरिफ को लागू किया। ठीक है ना, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया। और ब्रिटिश ने ऐसी ब्रिटिशों ने ऐसी नीतियां भी लागू की जो इंग्लैंड की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देती थी। ठीक है ना, जबकि भारतीय उद्योग के विकास को हतोत्साहित करती थी। इस असंतुलित आर्थिक संबंध के कारण देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ गई और भारत और इंग्लैंड के बीच संपत्ति का जो अंतर था वो बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच क्या हुआ? संपत्ति का जो अंतर था वो बढ़ गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या हुआ इसमें? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। भाई जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, जिससे स्थानीय उद्योगों में गिरावट आई और संसाधनों का शोषण हुआ। और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत आर्थिक अधीनता आई। इन प्रभावों का भारत के आर्थिक विकास पर लंबे समय तक प्रभाव रहा और 20वीं सदी में देश की आजादी के संघर्ष में योगदान दिया। ठीक है ना, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है ना, इंग्लैंड की जो क्रांति वाला प्रश्न जो मैंने आप लोग को अभी आपका ये फुल डिस्कशन किया आप लोग के साथ। ठीक है ना दोस्तों, और यदि इसका पीडीएफ मैंने पहले बताया आप लोग को, पीडीएफ के लिए आप लोग को 950 690 285 7 वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग। अब जो प्रश्न आप लोग का देखिए, पहला वाला प्रश्न था ऊपर वाला ना, भारत में स्वतंत्रता से पहले प्रेस पर लगी पाबंदियों के बारे में बताना है। देखिए, स्वतंत्रता से पहले अगर देखा जाए तो भारत में प्रेस को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजों ने 1910 के प्रेस अधिनियम के में अगर देखा जाए और 1931 के भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्ति अधिनियम जैसे कानून बनाए थे,
जिनका उद्देश्य असहमति को दबाना और मीडिया के माध्यम से उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के प्रसार को नियंत्रित करना था। 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत अगर देखा जाए तो समाचार पत्रों को प्रकाशन के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ठीक है ना, जब लोगों को लगता था कि भैया ये जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बात कर रहे हैं या विरुद्ध जो अपना सूचनाएं देंगे, अपने नियमों को बताएंगे, अपने कानून के बारे में बताएंगे, तो उन्हें छापने ही नहीं दिया जाता था। यानी सरकारी मंजूरी के लिए जाना पड़ता था उनके पास और वो पहले ही से रोक लगा देते थे उस पर। ठीक है ना, तो प्रेस अधिनियम के तहत देशद्रोही या जो आपत्तिजनक सामग्री जो था प्रकाशित करने के लिए सख्त दंड लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है किसी का हिम्मत नहीं करता था, ठीक है ना, ऐसे कार्यों में फिर हस्तक्षेप करने का। इससे देखिए क्या हुआ कि औपनिवेशिक सरकार को उनके अधिकार को चुनौती देने वाली किसी भी सामग्री को सेंसर करने और दबाने की शक्ति मिल गई। 1931 के भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्ति अधिनियम ने क्या किया, इन प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया, जिससे सरकार को जो था वो समाचार पत्रों व पूर्व सेंसरशिप लगाने और देशद्रोही या राज्य के हितों के खिलाफ समझी जाने वाली सामग्री जो थी प्रकाशित करने के लिए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की अनुमति मिल गई। अब भैया लफड़ा बढ़ गया। अब क्यों कोई गिरफ्तार होने जाएगा बताइए? अगर कह दिया जाए भी कि ये चीज आप वहां पर जाके कर देंगे तो आपको गोली मार दी जाए, कोई जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, स्वाभाविक है, नहीं जाएंगे। ठीक है ना, इन कानूनों ने क्या किया, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कम कर दिया। ठीक है ना, बहुत बड़े पैमाने पर इसका जो प्रभाव देखने को मिला। असहमति की आवाजों को दबा दिया गया और राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार में बाधा उत्पन्न की पत्रकारों को देखा जाए और प्रकाशकों को लगातार निगरानी और धमकी का सामना करना पड़ा। कई लोगों को उनके लेखन के लिए गिरफ्तार भी किया गया। भाई जैसे देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, गिरफ्तार भी किया गया और जेल में उनको डाल भी दिया गया। और ब्रिटिश जो औपनिवेशिक सरकार थी के नियंत्रण बनाए रखने और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों को दबाने के प्रयासों में प्रेस पर प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण उपकरण था। भाई जाहिर सी बात है कि आज देखा जाए कि आज तो आपके पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, टेलीफोन है, ये वो फलाने ढिकाने, लेकिन पहले चीजें जो थी वो प्रेस के माध्यम से चीजें एक दूसरे के पास पहुंचती थी ज्यादा। नहीं पहले चिट्ठियों का कितना महत्व था, लेकिन आज क्या है, वो चैटिंग की बात होती है। ठीक है ना, तो चीजें मतलब बहुत आगे निकल चुकी हैं। तो महत्वपूर्ण उपकरण था रेडियोशंस। तो इन चुनौतियों के बावजूद अगर देखा जाए तो भारतीय पत्रकार जो थे और स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रेस की स्वतंत्रता का विरोध किया और उस पर जोर देना जारी रखा, जिससे स्वतंत्रता के बाद भारत में एक जीवंत और स्वतंत्र मीडिया परिदृश्य की नींव रखी गई। ठीक है ना, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, तो मीडिया भी देखिए इसीलिए कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाती है। लेसन्स इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहिएगा और कंटेंट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। छठा वाले की प्रश्न क्या है आप लोग का, दबाव समूह के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। दबाव समूह के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को हम लोग स्टार्ट। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोग का, दबाव समूह के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। जब बढ़ते हैं देखिए दबाव समूह का मतलब क्या होता है। दबाव समूह जो होता है वो सरकारी नीति और निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए बनाए गए संगठन होते हैं। दबाव समूह का मतलब क्या होता है कि सरकारी नीतियां जो ली गई, जो निर्णय लिए गए, तो उन्हें कैसे रोका जाए या उनके ऊपर दबाव कैसे बनाया जाए। यानी सरकार की नीतियों को और सरकार के निर्णयों को दबाने के लिए जो व्यवस्था या जो समूह बनाया जाता है उसे हम लोग दबाव समूह कहते हैं, या उनको दबाने के लिए जो संगठन बनाया जाता है उसे हम लोग दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह अगर देखा जाए तो सरकारी नीति और निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए बनाए गए संगठन है। वे नागरिकों के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने
और विशिष्ट मुद्दों या कारणों की वकालत करने के साधक के रूप में कार्य करते हैं। दबाव समूहों के मुख्य कार्यों को निम्नानुसार जो है संक्षेपित किया जा सकता है। एडिशंस पहला देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, प्रतिनिधित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ठीक है ना। दबाव समूह जो होता है समाज के विशिष्ट वर्ग। देखिए प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होगा एडिशंस, समाज के जो विशिष्ट वर्ग होते हैं जैसे ट्रेड यूनियन, पर्यावरण संगठन या व्यवसायिक संघ के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है ना। उनका लक्ष्य क्या होता है, यह सुनिश्चित करना होता है कि नीति निर्माताओं द्वारा उनके सदस्यों के विचारों और चिंताओं को सुना जाए और उन पर ध्यान दिया जाए। तो पहला काम तो इनका देखिए क्या हो गया, दबाव समूह का प्रतिनिधित्व करना होता है। ठीक है, वो चाहे जिस भी हो, पर्यावरण संगठन के रूप में हो, ट्रेड यूनियन के रूप में हो, व्यावसायिक संघ के रूप में हो, तो जिस भी रूप में होगा वो सामने देखने को मिलता है। दूसरा देखिए मुख्य रूप से क्या दबाव समूह का मतलब क्या होता है, वकालत। दबाव समूह क्या करता है, देखिए पैरवी करने का काम होता है और सार्वजनिक अभियान चलाने का काम होता है और मीडिया आउटरीच मीडिया आउटरीच के माध्यम से जनता की राय और सरकारी नीतियों को सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं। वे अक्सर अपनी समस्या और समर्थन करने और निर्णय निर्माताओं को उनकी पसंदीदा नीतियों को मनाने के लिए अनुसंधान और विश्लेषण में संलग्न रहते हैं। ठीक है। और देखिए निगरानी के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए निगरानी करने का, तो दबाव समूह ही क्या करते हैं, क्षेत्रों से संबंधित जो सरकारी कार्यों और नीतियां की निगरानी करने का भी काम इन्हीं के अंतर्गत होता है। वे नीतियों के प्रभाव पर देखा जाए तो प्रतिक्रिया देते हैं और वैकल्पिक समाधान या सुधार प्रस्तावित करते हैं। चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, भागीदारी। दबाव समूह क्या होते हैं, वो जागरूकता बढ़ाकर, समर्थन जुटाकर और विरोध, याचिका और प्रदर्शन जैसी गतिविधियों में शामिल होकर राजनीतिक प्रक्रिया और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है ना। तो इनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। नीतिगत प्रभाव भी देखिए देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है ना। नीतिगत प्रभाव भी देखने को मिलता है, किस तरीके से अपना नीतिगत प्रभाव देते हैं और जवाबदेही भी उनकी होती है। ठीक है ना। तो जो दबाव समूह होते हैं उनकी क्या होती है, जवाबदेही भी होती है। ठीक है ना। दबाव समूह सरकारी नीतियों के संस्थानों को उनके ये कार्यों के लिए भी जाना जाता है, कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। ठीक है ना। जिन चीजों के लिए, जिन बातों को लेकर वो कार्य को प्रारंभ करते हैं, अगर वो उस पर नहीं खड़े उतरते हैं तो उन पर जवाबदेही भी बनता है। ठीक है ना। संक्षेप में देखा है तो ये सभी बातें इन पर मुख्य रूप से अगर देखा है तो शामिल की जाती हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर इधर और देखते हैं इस प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन। ये और का प्रश्न एडिशंस मैंने पहले ही बताया कि मैं आप सभी लोगों को और के साथ पूरा का पूरा उपलब्ध करा रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है एडिशंस। और रात्रि के बजने वाले हैं 11, लेकिन कंटेंट जो है आप सभी लोगों के लिए जारी है। एडिशंस से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। बहुत ही संघर्ष के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों का। भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 खूबियों और समस्याओं का वर्णन करना है। तो भारत में देखिए स्थानीय स्वशासन, जिसे पंचायती राज भी कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था के कई गुण और समस्याएं हैं। तो पहले आइए हम लोग बात करते हैं इनके गुणों पर, कि जो स्थानीय स्वशासन होता है या जिसे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, तो उसमें क्या है। देखिए गुण में अगर देखा जाए तो पहला मतलब देखा जाए तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। भाई जाहिर सी बात है कि जो लोकतंत्र होता है वो एकदम जमीनी स्तर पर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे क्या होता है कि जो क्षेत्रीय प्रधान की बात हो गई, जिला पंचायत की बात हो गई या बीटीसी की बात हो गई। देखिए स्थानीय स्वशासन क्या होता है, या पार्षद की बात हो गई, मेयर की बात हो गई ना। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की सीधी भागीदारी की अनुमति देता है। ठीक है ना। जमीनी स्तर के लोकतंत्र को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय समुदाय की जरूरतों और चिंताओं को संबोधित किया जाए
और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए देखिए स्थानीय शासन व्यवस्था को लाया गया या पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, ठीक है ना, ताकि दृष्टिकोण बदले। कुशल सेवा वितरण, स्थानीय देखिए सरकारें क्या होती है, अपने समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए ना बेहतर स्थिति में है, जिससे जल आपूर्ति हो गई, स्वच्छता की बात हो गई और स्वास्थ्य देखभाल की बात हो गई, ये सभी बातें इसमें शामिल की जाती हैं। जैसी सार्वजनिक सेवाओं की अधिक कुशल और प्रभावी डिलीवरी होती है, ठीक है ना, तो ये कुशल सेवा वितरण के अंतर्गत होता है। हाशिए पर रहने वाले समूहों का सशक्तिकरण, यानी स्थानीय स्वशासन क्या होता है, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करता है, जिससे अधिक समावेशी और प्रतिनिधि शासन होता है, ठीक है। चलिए अब तो ये बात हो गई गुण की, अब यहाँ पर थोड़ा समस्याओं को भी देख लेते हैं। देखिए संसाधनों की कमी पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, संसाधनों की कमी। भारत में देखिए क्या हुआ, कई स्थानीय सरकारें जो होती हैं वित्तीय बाधाओं और अपर्याप्त संसाधनों का सामना करना पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, कुछ व्यवस्थाएं उनके पास नहीं मिल पाती है जो उनके समुदायों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में उनकी क्षमता में बाधा डालती है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है। स्थानीय स्व सरकारी निकायों को अक्सर देखा जाए तो सरकार के उच्च स्तर और राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप का सामना भी करना पड़ता है, जो उनकी स्वायत्त और निर्णय लेने के अधिकार को कमजोर कर सकता है। भाई जाहिर सी बात है, आप ये चीजें होती है देखने को मिलती हैं। और क्षमता और कौशल अंतराल, क्षमता और कौशल अंतराल, ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए बड़ी संघर्ष के साथ आप लोग के लिए बन रहा था ये सेशन लेकिन खांसी सर्दी खांसी जुकाम परेशान किया बड़े इस समय। कुछ प्रश्न रह गए थे। लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिवहन एवं संचार के साधनों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान बताइए। लघु और कुटीर उद्योग में अंतर स्पष्ट, तो देखिए ये है, लघु और कुटीर उद्योग में अंतर भी है यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है ना। ये पूरा बनाया गया बकायदे अच्छे से आप लोगों के लिए। चलिए लघु और कुटीर उद्योग वाला चलिए देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। खांसी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, समझ आने का समय है, आप लोग इसीलिए कहा जा रहा है बच बचा करिए और सावधानी के साथ। देखिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को देखा जाए दोनों ही जो है छोटे पैमाने के व्यवसाय है, ठीक है ना। लघु की बात करें चाहे हम लोग कुटीर की, तो दोनों जो है ये छोटे पैमाने के व्यवसाय है, ठीक है ना। लेकिन उनके उनमें कुछ प्रमुख अंतर भी है। देखिए लघु उद्योग क्या होता है, आमतौर पर जो होता है वो ऐसे व्यवसायों को संदर्भित करता है जो कुटीर उद्योग की तुलना में पैमाने और दायरे में थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। उनके पास क्या होता है, देखिए उच्च स्तर का मशीनीकरण होता है और प्रौद्योगिकी हो सकती है और वे थोड़े बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन, जो ये लघु उद्योग होते हैं कुटीर उद्योग की अपेक्षा। दूसरी ओर देखा जाए तो कुटीर उद्योग जो होता है वो आम तौर पर बहुत छोटे पैमाने के होते हैं ना, जो अक्सर लोगों के घरों या छोटी कार्यशालाओं से संचालित होते हैं। इनमें अक्सर उत्पादन के पारंपरिक या कारीगर तरीके शामिल होते हैं और आमतौर पर श्रम गहन होते हैं। कुटीर उद्योग को देखा जाए तो विकसित करने के लिए पारंपरिक शिल्प और कौशल को संरक्षित को बढ़ावा देने पर भी जो होता है वो ध्यान देना जरूरी होता है इसमें, ठीक है ना। यह कारीगरों को देखा जाए तो प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके उत्पादों को बेचने के लिए बाजार और अवसर बनाकर किया जाता है। देखिए कुटीर उद्योग को फलने फूलने में मदद करने के लिए सरकारें और संगठन जो होता है सूक्ष्म ऋण, अनुदान और बुनियादी ढांचे के रूप में भी सहायता प्रदान मिलता है
और इसके अतिरिक्त जो होता है देखिए पर्यटन जो हो गया, ई कॉमर्स के माध्यम से देखा जाए तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से उन्हें जो होता है व्यापक दर्शकों तक उनकी पहुंच बढ़ती है और बिक्री बढ़ाने में भी उनको मदद मिलती है। कुटीर उद्योग के बीच भीतर देखिए क्या होता है, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण होता है। इसे डिजाइन और विपणन सहायता तक पहुंच प्रदान करके साथ ही पारंपरिक शिल्प कौशल को महत्व देने और पुरस्कृत करने वाले वातावरण को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कुटीर उद्योग को अगर देखा जाए तो समर्थन और बढ़ावा देकर हम सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और सतत आर्थिक विकास में योगदान करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार के साधनों के योगदान की व्याख्या देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवहन और संचार है वो किस प्रकार से सहायक होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए कि विकास में देखा जाए तो परिवहन और संचार के बिना तो कुछ सोच ही नहीं सकते हम लोग। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोग, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी है। देखिए सड़क हो गया, रेलवे हो गए, बंदरगाह हो गए, हवाई अड्डों की बात हो गई सहित परिवहन के जो बुनियादी ढांचे हैं देश भर में माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया गया है। भाई जाहिर सी बात है ये परिवहन के माध्यम के ही संभव हो पाया है, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियां जो है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बेहतर कनेक्टिविटी ने विभिन्न क्षेत्रों को एकत्रित करने और क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को कम करने में भी मदद की है। मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट हो गया और उपग्रह संचार जैसी आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी जो होती है वो शुरुआत में अगर देखा जाए तो व्यवसायों को संचालन और लोगों के संचार के तरीके में क्रांति लाने का महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है ना, इनके इसने सूचना तक पहुंच की सुविधा प्रदान की है देखा जाए तो मुख्य रूप से, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। ठीक है, ये जो है स्क्रीन साइड इसका मान लीजिएगा आप लोग ना। पहुंच की सुविधा प्रदान की है, व्यवसाय जो होता है देखिए संचालन में भी, दक्षता में भी सुधार किया गया है। आईटी और ई कॉमर्स सहित देखा जाए तो विभिन्न उद्योगों में भी विकास को सक्षम किया है। तो इस तरीके से जो है ये अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो मार्केट में जो है वो निश्चित तौर पर दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे कारकों का चर्चा की जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे कारकों पर जो है चर्चा करना है। देखिए उपभोक्ता शोषण कई कारकों के कारण, उपभोक्ता शोषण जो होता है वो कई कारकों के कारण हो सकता है। इसमें असमान शक्ति, गतिशीलता और जानकारी की कमी हो गया या सीमित विकल्प हो गया शामिल है। प्राथमिक कारकों में देखा जाए तो एक उपभोक्ता और व्यवसायों के बीच में अगर देखा जाए तो असमान शक्ति संतुलन है। बड़े निगमों के पास क्या होता है, अक्सर अधिक संसाधन और प्रभाव होते हैं। इससे उन्हें अनुचित नियम और शर्तें निर्धारित करने में, कीमतों में हेरफेर करने और अपने लाभ के लिए उपभोक्ता को शोषण करने की अनुमति मिलती है। जानकारी का अभाव अगर देखा जाए तो उपभोक्ता शोषण में योगदान देने वाला होता है। भाई एक अन्य महत्वपूर्ण कारक होता है। भाई जब उसको उस व्यक्ति की जानकारी नहीं रहेगा उस सामान का तो जाहिर सी बात उसको लोग उल्लू बना के चीजें मिल जाती हैं, बड़े पैमाने पर लोग खरीद लेंगे या ले लेंगे ना। वस्तुओं और सेवाओं के सही लागत के बारे में अगर देखा जाए नहीं जान रहा है तो देखिए अधिक संवेदनशील होता है। कई कई भ्रामक विज्ञापन के द्वारा देखा जाए, छिपी हुई फीस के द्वारा या भ्रामक उत्पाद दावों के माध्यम से भी देखा जाए तो देखने को मिलता है ऐसा चीजें ना। तो ये चीजें जो होती है, इसके अलावा जो होता है वैश्विक आर्थिक असमानताएं कारण होता है, विनिमय की कमी के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है। तो स्क्रीनशॉट मार के इनका देख लीजिएगा ये सभी लोग आप लोग। ठीक, देखिए विदेश व्यापार से क्या तात्पर्य है, किन्हीं 3 लाभों के बारे में बताना है। विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है, इनके 3 लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। विदेशी व्यापार का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान, यानी जब देश की सीमा के बाहर जाकर आप किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं विदेशी व्यापार। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य पहलू है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनिवार्य पहलू है ये, ठीक है, और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी है। चलिए देखिए 3 प्राथमिक लाभ में देखा जाए। पहला देखिए आर्थिक विकास। भाई जाहिर सी बात है कि विदेशी व्यापार जो होता है वो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से होता है
ना। उत्पादन से क्या होता है, विशेषज्ञता को प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें तुलनात्मक लाभ होता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, भाई जाहिर सी बात है, ये तो देखने को मिलेगा ही, यानी रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि मिलेगा। और एक जगह से दूसरे जगह पर लोग आना आवागमन आवागमन जाना आना, ये चीजें देखने को मिलती हैं। और संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक, नहीं, संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच भी होती है। कहाँ तक, संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। संसाधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच भी मिलती है। तो इस तरीके से था डिस्टेंस ये आप लोग का पेपर। और देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है ये प्रश्न जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है, तो मानचित्र वाला मैं कुछ कार्य कराता हूँ। देखिए कांग्रेस का अधिवेशन फिक्स है आप लोग का, उत्तर प्रदेश, यदि यूपी बोर्ड दे रहे हैं आप तो यूपी बोर्ड की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश की जो फेमस जगह कुछ है जो गांधी जी से संबंधित है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको आप जानते रहिएगा। बस यही सभी चीजें हैं और कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जलियांवाला बाग, ये गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न जो होगा, अधिवेशन जो है वो पूछेगा आपका। और कुछ जो है आपके यूपी के महत्वपूर्ण शहर जो हो गए, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगर आपको 25 50 100 मैं तैयार करवा दूंगा तो उसी में से आप लोग का वो मिल जाता है, ठीक है डिस्टेंस। तो ये है आप लोगों के दो, ठीक है डिस्टेंस। तो इस तरीके से देखिए डिस्टेंस डीजे सर चैनल पर आप लोगों को जो है वो उपलब्ध कराया गया इतने बड़े इस पेपर का, जो ये आपका सेट था, आरएम के सेट सामाजिक विज्ञान का, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पूरा श्रृंखला। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं डिस्टेंस तो 950, ठीक है ना, 950 690 285 पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। 950 690 285 7 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डिस्टेंस खुद भी लाभ उठाए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराई से पूर्वक धन्यवाद।